तो अब करते हैं हम भारतीय संविधान के विकास का भाग 3। इसमें हम करेंगे भारत शासन अधिनियम 1858। तो देख लीजिए स्वरूप में, इस अधिनियम का प्रमुख कारण सिपाही विद्रोह था, जिसे हम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। और गवर्नर था उसने बताया ब्रिटिश सरकार को कि भारतीय प्रशासन में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, और इस द्वारा यह अधिनियम आया। और इसमें क्या किया गया, इस एक्ट के द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके हाथों से भारतीयों की बागडोर ब्रिटिश ताज के हाथों में चली गई, तथा इस अधिनियम द्वारा एक भारत मंत्री, जिसे भारत सचिव कहा जाता है, उसका पद बनाया गया, तथा संचालन एवं नियंत्रण मंडल की समाप्ति कर दी गई। जो संचालन और द्वैत शासन प्रणाली अपनाई गई थी उसे समाप्त कर दिया गया। और जो ये सचिव था, भारत सचिव, उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय कार्यपालिका परिषद की स्थापना की गई। इसके बाद इस अधिनियम द्वारा वायसराय का एक पद बनाया गया और उसकी सहायता के लिए कार्यकारी परिषद की व्यवस्था की गई। वायसराय की नियुक्ति भारत सम्राट भारत सचिव की सहायता से करता था। वह भारत सचिव व कौंसिल के जो खर्चे थे वो भारत पर आधारित थे। देखिए, कोई वायसराय का कोई नया पद नहीं, ये गवर्नर जनरल था, उसी का ही एक रूप है। ठीक है, तो क्या था कि वायसराय के रूप में वो सीधे जो है वायसराय के रूप में सीधे ताज के प्रति जो है जवाबदेह था। जबकि जब वो गवर्नर जनरल के रूप में कार्य करता था तो वो क्या नाम है, भारत मंत्री या भारत सचिव जो था उसके प्रति जवाबदेह था। भारत मंत्री या भारत सचिव जो ब्रिटिश संसद थी उसमें कैबिनेट का जो मंत्री है वो होता था, कैबिनेट का एक मंत्री होता था जिसे भारत सचिव का जो है पद दिया जाता था। और इसके बाद देखिए नीचे, ये जो गवर्नर होते थे वो गवर्नर जनरल के गवर्नर जनरल के प्रति जवाबदेह थे। तो देखिए, वायसराय के रूप में वह ताज के प्रति जवाबदेह था, गवर्नर जनरल के रूप में वह भारत मंत्री के प्रति जवाबदेह था, और जो गवर्नर थे वो गवर्नर जनरल के प्रति जवाबदेह थे। पूरे भारत की शासन की बागडोर जो है गवर्नर जनरल के हाथों में थी इस समय। अच्छा, इस अधिनियम के लागू होने पर जो है सम्राट की शक्तियों का प्रयोग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया द्वारा, जो ये बताया है भारत सचिव, 15 सदस्यों की एक परिषद की सहायता से किया जाता था। यह परिषद अनन्य रूप से इंग्लैंड के व्यक्ति से मिलकर बनती थी, यानी कि जो व्यक्ति होता था ये इंग्लैंड के का होता था, जो ब्रिटिश संसद में होता था। इसमें से कुछ सम्राट द्वारा नाम निर्देशित होते थे और कुछ इसके सदस्यों के बारे में बातें कर रहे हैं। जो इसमें जो 15 सदस्य थे इसमें कुछ सम्राट द्वारा नाम निर्देशित होते थे तथा कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी के जो निदेशक और प्रतिनिधि थे उनमें से होते थे। भारत सचिव गवर्नर जनरल के माध्यम से भारत से शासन करता था, और गवर्नर जनरल की परिषद से सरकार के जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें सरकार के उच्च अधिकारी होते थे। अब ये तो हो गया इसका स्वरूप क्या था, क्या इसमें परिवर्तन किया गया। अब देखिए इसमें त्रुटियां क्या थी इस अधिनियम में। तो त्रुटियों में पहले आता केंद्रीकृत। तो ये पूरी प्रशासनिक व्यवस्था जो है केंद्रीकृत थी, प्रांतों का कोई प्राधिकार नहीं था, जिस प्रकार अब है राज्यों को के पास भी है, समवर्ती सूची के कुछ विषयों पर बना सकता है राज्य सूची, ऐसा कुछ नहीं था। अर्थात वे स्वायत्त नहीं थे। प्रांतीय सरकारें केवल भारत सरकार के अभिकरण मात्र थी। प्रांतों के शासन से संबंधित सभी मामले, जो प्रांतों से संबंधित जो मामले होते थे उन्हें गवर्नर जनरल के अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण के अधीन काम करते थे, यानी कि सब कुछ गवर्नर जनरल पर डिपेंड था। जो काम थे उनका कोई प्रतिकरण नहीं था। भारत शासन के सभी प्राधिकरण जैसे सिविल, सैन्य, कार्यपालक, विधायी, सह परिषद गवर्नर जनरल के नीति, अर्थात गवर्नर जनरल को ही असीम शक्ति प्राप्त थी। सारी शक्तियाँ उसी में नीति, तो असीम शक्तियाँ हो गई। भारतीय लोकमत का कोई प्रशासनिक व्यवस्था में स्थान नहीं था। भारतीय जो जनमानस था उसका प्रशासनिक व्यवस्था में कोई भी स्थान नहीं था, यानी कि उनकी भारतीय जनता की राय से उनका कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद गवर्नर या गवर्नर जनरल की परिषद में कोई भारतीय नहीं था। इस अधिनियम द्वारा भारत के शासन या राजस्व से किसी भी प्रकार से संबंधित सभी कार्य, सक्रियाएं, बातें और अधीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण भारत सचिव में निहित था, तथा नीति व अन्य ब्यौरों के विषय में इसका वाक्य अंतिम होता था, जो भारत सचिव करता था, जो कि गवर्नर जनरल की सहायता से करता था। मान लीजिए यहाँ भारत सचिव को राष्ट्रपति के रूप में ले लीजिए और गवर्नर जनरल को प्रधानमंत्री, भारतीय व्यवस्था के अनुसार।
तो सिर्फ ठप्पा मात्र था, बाकी सब कुछ गवर्नर जनरल के हाथों में था। उसके बाद देखिए इसके परिणाम क्या हुए इस अधिनियम के। इस अधिनियम के परिणाम ये हुए कि भारतीय जो जनमानस था वो इससे संतुष्ट नहीं था, असंतुष्ट था, और जनता इसमें जो मूलभूत परिवर्तन चाहती थी। और भारतीयों के लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं था इसमें। भारतीयों के लिए तो सब कुछ, ना प्रशासन में कुछ था, ना किसी चीज़ों में कुछ था, तो कोई कार्यक्रम था ही नहीं भारतीयों के लिए। इससे जो भारतीयों में है शोभ की जो व्याप्त हो गया था, शोभ, गुस्सा या कुछ भी कह लीजिए। तो इसी कारण जो अगला अधिनियम है वो जल्दी आ गया, वो 1861 में आ गया। उसके बारे में अगले वीडियो में देखेंगे कि भारत परिषद अधिनियम 1861 में क्या था। धन्यवाद दोस्तों।